नेपाल के कोने कोने में इस वक्त कई जगहों पर ये हिंसा भड़क रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, दो सहयोगी इस वक्त पंकज दास हमारे साथ काठमांडू से जुड़े हैं। आशीष आपके पीछे, आप इस वक्त बीरगंज से मुझे लगता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं बहुत ही चिंताजनक है। कि ये लुम्बिनी जो प्रदेश है उसके मैं वीपी जो नगर है वहां पर हूँ और यहाँ के हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। आप देखिए कि यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया, ये पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, इसको आग के हवाले कर दिया गया और अभी भी ये पूरी तरीके से आग भड़क रही है। और हाथों में देखिए अभी भी जो हथियार हैं, हाथों में अभी भी देखिए हथियार है, दरवाजा खोलने की बात कह रहे हैं और साफ तौर से ये सभी आग अभी भी भड़की हुई है। ये पूरी तरीके से अभी भी प्रदर्शनकारी पूरे जो यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस है इसको आग के हवाले कर रहे हैं। आप देखिए लाइव हम तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस कदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है उसको ही आग के हवाले कर दिया। नाराजगी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, नाराजगी यहाँ के जो सिस्टम है उसके खिलाफ है। उसी को लेकर ये पूरा एक नगर निगम का एक बड़ा ऑफिस है इसका सरकारी, और इन सभी कागजात को आग के हवाले किया गया। साफ तौर से देख सकते हैं आपकी अभी भी हाथों में उनके हथियार के साथ साथ वो हर चीज मौजूद है और उसको आग के हवाले कर रहे हैं। चारों तरफ प्रदर्शनकारी मौजूद है और ये प्रदर्शनकारी आप देखिए किस तरीके से जो है, आप तस्वीरों में देखिए कि अभी भी वो प्रदर्शन चल रहा है, अभी भी इसी तरीके से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जब होली की तस्वीर हाथों में मिल जाती है तो उस तस्वीर पर भी अटैक करने लगते हैं, मारने लगते हैं। हाथों में आप देखेंगे तो देखिए आग किस तरीके से इस ऑफिस को पूरी तरीके से आग के हवाले किया जा रहा है। लगातार हाथों में जो डंडे हैं, लगातार हाथों में ये बड़े बड़े ये प्रदर्शनकारी दिखाता है कि किस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही होली का इस्तीफा हो जाए लेकिन इसके बावजूद भी लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से इस ऑफिस को जो बहुत कह सकते हैं कि बड़ी जगह पर बना हुआ है, एक पॉश इलाके में नेपाल के है और इस पूरे को चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी ये देखिए आग के हवाले किस कदर इसको कर रहे हैं। इस पूरे ऑफिस को यानी कि जो पूरा ये कार्यालय सरकार का जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप था उसको पूरी तरीके से आग के हवाले कर रहे हैं और ये प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार इन चीजों को आप देखिए, गुस्सा देखिए किस कदर गुस्सा है ये, और जो ये दिखाता है कि किस कदर सरकार के प्रति यहाँ की गुस्सा और नाराजगी है लोगों में। जो महिलाएं हो या पुरुष सभी के हाथों में डंडे आप देख सकते हैं मौजूद है और ये सभी पूरी तरीके से इस प्रदर्शन में शामिल है और एक बड़ा प्रदर्शन अभी भी जारी है। पुलिस यहाँ पर नहीं मौजूद है, ना ही रोकने की कोई कोशिश भी, क्योंकि पुलिस को यहाँ से हटा दिया गया है। अब आशीष सिर्फ आशीष एम्बुलेंस है नेपालगंज की और लाइव यहाँ पर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जहां पर आगजनी इस वक्त हो रही है। एक बार कुछ लोगों से बात करेंगे क्या कि आखिर वो चाहते क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे लोगों से बात करूंगा और यहाँ पे बहुत से जो यूथ है, जिसकी यूथ को ही पूरा ये क्या आप बताइए, आप लोगों ने ये किया, क्या चाहते हैं आप लोग आके? यही चाहते कि राजा आ जाए। ये देश बिगड़ गया, बिगड़ चुका था एकदम। राजा राजा क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल देखिए, अंजना कह रहे हैं कि राजा का शासन चाहिए, जिस सरकार ने इस्तीफा दे दिया उससे हम खुश नहीं है और ये प्रदर्शन जारी रहेगा लगातार, क्योंकि भ्रष्टाचार कह रहे हैं कई अरबों करोड़ों का जो भ्रष्टाचार है वो है। उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, किस कदर बताइए क्या बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत से अभी जो प्रदर्शन यहाँ पर मौजूद है, अभी भी देखिए आग की जो आप लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर ये आग के हवाले अभी भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस को हाथों में डंडे और ये सब चीजें आप देखिए कि लगातार जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी है, वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये सबसे बड़ा ऑफिस है ये लुम्बिनी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिसको पूरी तरीके से आग के हवाले किया गया। पीछे की बिल्डिंग पूरी तरीके से खाक कर दी गई है, जो दोपहर से ही जल रही थी और अभी भी वही शोर, वही गूंज, वही तेज चिल्लाहट, वही गुस्सा। अगर एक तस्वीर भी ओली के हाथ में लग जाती है प्रधानमंत्री के तो उसको इस तरीके से चीर फाड़ रहे हैं जैसे कि इतना गुस्सा उनके अंदर भरा हो। और अभी भी अगर आप पीछे आप देखेंगे पूरा किस कदर ये जल रहा है, पूरा नेपाल यही चीख रहा है, चिल्ला रहा है इस तरीके से कि यहाँ इस इस्तीफे से भी कुछ नहीं है। हाथों में अभी भी कतार देख सकते हैं, हाथों में जिस तरीके से डंडे हर वो हथियार मौजूद है यहाँ पर उनके साथ में। ये कहीं ना कहीं दिखाता है गुस्सा लोगों का जो है अपने अंदर, इस कदर वो गुस्से में है। और फिर चाहे कोई महिला, ये पूरा आप देखिए वो बिल्डिंग पूरी किस तरीके से अंदर जो जल रही है, उस बिल्डिंग में अंदर से तो आग लगा दी गई है। पूरी जो सरकारी बिल्डिंग थी उसको अंदर से आग लगाई गई है। पूरा देखिए आप किस तरीके से अंदर
पूरी तरीके से ये देखिए आप किस कदर ये लपटें उठ रही हैं, जो ये दिखाती है कि कितना गुस्सा नेपाल के अंदर भरा हुआ है। और यही वजह है कि आप इस पूरी भटकती हुई बिल्डिंग को देख सकती हैं कि किस कदर ये अभी भी प्रदर्शन जारी है और इसको लेकर रुकने का नाम नहीं ले रही है। नेपालगंज का महानगर पालिका है, अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो ये नेपालगंज का मुख्य महानगर पालिका है और इसी को पूरी तरीके से आग के हवाले किया गया है। इसमें फिर चाहे कोई भी फाइल हो, सामान हो, सभी चीज को अभी भी आप प्रदर्शन पूरी तरीके से जारी है। लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। किस वजह से हमने जब भी पूछा कि क्या अब वो शांति चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, वो रास्ता चाहते हैं। और ये आवाजें जो आप सुन रहे होंगी, ये दिखाती हैं कि खबर अभी बिल्कुल गुस्सा उनका जो है पूरी तरीके से निकल रहा है। और पूरे नेपाल में इसी तरीके की हिंसा लगातार जारी है। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आज तक पे दिखा रहे हैं आपको, जो यहाँ प्रदर्शन के बीच में पहुंचकर आपको अपनी तस्वीरें दे रहा है, इन प्रदर्शनकारियों के बीच में, जहां पर सिर्फ आग की लपटें हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा देखने को मिल रहा है। और हजारों की तादाद में एम्बुलेंस है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंच। तो नेपालगंज से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी की, जो इस वक्त नेपालगंज महानगर पालिका के दफ्तर में इस वक्त आग लोग वहां पर प्रदर्शनकारी लगा रहे हैं। कमोबेश कई नेपाल के हिस्सों में यही खबर है। और इस वक्त जो बड़ी बातें हैं आपको बता दें, क्योंकि शहर शहर अब नेपाल में यह हंगामा बहुत तेजी से आग ये फैल चुकी है। हर जगह लोग ओली सरकार के खिलाफ है। हालांकि केपीएस ओली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इससे भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों का गुस्सा निकल रहा है। ये नेपो किड्स, उनका ये कहना है कि जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तरह से वहां पर नेताओं ने अपने बच्चों को फायदा पहुंचाया है, उनकी तो तरक्की खूब हुई, आम नेपाल के लोगों की नहीं हुई, इन युवाओं की नहीं हुई। जेनजी आंदोलन से जो शुरू हुआ था बीते दिन, वो आज एक बहुत बड़े विद्रोह का रूप ले चुका है। और पूरे नेपाल में अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो इस सोशल मीडिया कैंपेन से शुरू हुई ये आग अब पूरे नेपाल में फैल गई है। अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जहां पर सबसे पहले संसद भवन की तस्वीरें देखिए। बारिश भी कई जगहों पर हो रही है, लेकिन बारिश होने के बावजूद लोग अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। सबसे पहले नेपाली संसद को फूंक डाला गया। प्रदर्शनकारियों का पूर्ण कब्जा संसद पर वहां पर हो चुका है। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये संसद भवन की तस्वीर है नेपाल की, जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया है आंदोलनकारियों ने। राष्ट्रपति भवन, जिसे पूरी तरह से आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। एक एक करके जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उन सब के घरों तक आंदोलनकारी पहुंचे हैं। और स्थिति यह है कि आप देख ही रहे हैं, झालानाथ जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नी, बताया गया है आरोपों के मुताबिक, जब उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया, उसके बाद उनकी पत्नी राजलक्ष्मी की उसमें मृत्यु हो गई है। तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ के घर पर ही हुआ है। और ये घर आप देख रहे हैं, इसी घर में बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी मौजूद थे। और ये तस्वीरें उनकी पत्नी की हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति ये बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो 22 प्रदर्शनकारी छात्र हैं जिनकी अब तक मृत्यु हो चुकी है। आंदोलनकारी बच्चों का गुस्सा रुक नहीं रहा है। युवा भी हैं इसमें, 18 से 28 साल के लोग हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो हर उम्र का तबका का जो लोग थे, वो सभी के सभी आज नेपाल की सड़कों पर निकले। जहां पर जो स्थिति है सरकारी दफ्तरों पर, महानगर पालिकाओं पर, बड़े बड़े जो दफ्तर है सरकारी, उन सब पर लोगों का गुस्सा निकल रहा है। इस बीच आपको बता दें, हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त काठमांडू से हैं। पंकज, क्या स्थिति है? क्या वहां पर लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? क्या वहां पर भी इस वक्त भी आंदोलन चल रहा है? क्या हो रहा है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। जैसे ही कोई रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ता है, हमें फौरन बताइएगा। अशोक सज्जनहार जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम रिपोर्टर्स के पास जाएं, आप दोनों से अशोक जी, कैसे देख रहे हैं आप स्थिति को? एक बहुत लंबा बॉर्डर है हमारा नेपाल के साथ, किस तरह की सतर्कता की इस वक्त जरूरत है? और ये चिंताजनक स्थिति कहां पर जहां तक कर रुकती हुई आपको दिखाई दे रही है अशोक जी? जी बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तो बिल्कुल ही $1 मिलियन क्वेश्चन है, जो ये चिंताजनक स्थिति कहाँ पर जाकर रुकेगी, वहाँ पर कैसे शांति स्थापित होगी। मेरे ख्याल से ये भारत के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, और वहाँ के लोगों के लिए भी यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो कैसे वहाँ पर शांति और स्थिरता लाई जाए। क्योंकि वहाँ पर कोई अभी सेंटर ऑफ अथॉरिटी
नहीं बना है। अब वो ठीक है, हम जेन ज़ी कहते हैं, जो वो युवा वर्ग है, परंतु उनका कोई ऐसा यूनिफाइड लीडरशिप नहीं है अंजना, जो कि ये डिसीजन ले सके, जो हम अगर वो एक कोई आदेश देते हैं या कोई अपील करते हैं, तो ये सभी जो युवा लोग हैं ये मान जाएंगे और अपने घरों को चले जाएंगे। हमने देखा है, जो अभी भलेन शाह ने यही कहा है, वो उनके लीडर के तौर पर उभरे हैं, वो भी एक युवा नेता है, वहां पर काठमांडू के मेयर हैं, और उन्होंने ये अपील की है। परंतु ऐसा लगता है जो रोष, आक्रोश, गुस्सा जो इन लोगों में है, जो युवा वर्ग में है, उससे वो अपने को बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं। क्योंकि जैसे अभी आपने बताया है, जो चाहे वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री हो शेर बहादुर देउबा हो, या वहां के वित्त मंत्री हो, या विदेश मंत्री हो, या पूर्व प्रधानमंत्री छालानाथ खनाल हो, उनको कैसे उन्होंने मारा है, तो ये तो बिल्कुल ही ऐसा अमानवीय सा लगता है। परंतु उनमें आक्रोश है, जो भी गवर्नमेंट के, जो उनके पास भी शक्ति थी, तो उनके विरुद्ध उनके बीच में बहुत गुस्सा है। इसीलिए जो आपने बताया अंजना, अभी जो नेपो किड्स, जो बच्चे हैं, जो परिवार है इन सभी नेताओं के, वो तो बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, परंतु आम आदमियों के लिए ये नहीं होता था। देखिए, अब 17 साल हो गए हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी आई है। कम से कम ये वाला पीरियड डेमोक्रेसी का, तो हम ये कह सकते हैं इट इज बीन अ बिग फेलियर, क्योंकि इसमें 17 साल में करीब 13 प्रधानमंत्री बदले गए हैं। मतलब एक प्रधानमंत्री की मियाद वहां पर अंजना 1 साल से थोड़ी सी ऊपर रही है, ज्यादा नहीं रही है। तो मतलब जब में जब स्टेबिलिटी राजा नहीं है, ज्ञानेंद्र का वहां पर शासन खत्म हुआ, उसके बाद से ही आप देखिए, कहने को लोकतंत्र था, लेकिन लोगों का गुस्सा भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ इतना था। वाम शासन वहां पर लंबे वक्त तक रहा, और पिछली बार जो सरकार वहां पर बनी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वहां पर जो स्थिति बनी, आप सोचिए कि नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के यूएमएल के केपी शर्मा ओली, जिनके पास 77 सीटें कुल आई थी, मिलके 4 पार्टियों ने वहां पर सरकार बनाई। और जो स्थिति है, जो इंस्टेबिलिटी है, जो अस्थिरता है, जो भ्रष्टाचार का आरोप जनता की तरफ से लगता है, वो कहीं नहीं थमा। और यही वजह है कि आज भी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। जनरल कुलकर्णी, जल्दी से एक रिस्पॉन्स सर आपसे, जो स्थिति बन रही है उसको भारत कैसे देखे? अंजना जी, सिविल वॉर की तरफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जैसे बिल्कुल ठीक था, पिछले 17 साल में 13 सरकारें गिरी हैं, और जिस प्रकार से लगातार वहां पर कहीं ना कहीं उनके पड़ोसी देशों का भी उसमें दखल अंदाजी रही है। उस दखल अंदाजी के कारण जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बरखिलाफ इन्होंने ही बीच में अभी मार्च 2025 में जिस प्रकार से राजा ज्ञानेंद्र को लेकर के फिर से एक तरह के हिंदू किंगडम और राजा ज्ञानेंद्र को लाने की बात की। भालेंद्र जो है, जो एक रैपर है, सिविल इंजीनियर है, जो कि वो खुद कहते हैं कि मैं 28 साल से बड़ा हूँ, मेयर है, 60,000 वोट से ज्यादा जीते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर लग रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो नई पीढ़ी के ये जो नए लोग हैं, राजा तो चले गए, तो राजा शाही जो बच्चों ने ली है, ये लीडरों के जो बच्चे हैं, जिनके कारण भ्रष्टाचार, जिनके कारण बेरोजगार, जिनके कारण गरीबी और सब दिखता है। छोटा सा देश है, सब देख पाते हैं कि ये जो पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, ये किस प्रकार से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और बाकी जो आम आदमी है वो कैसे रह रहे हैं। तो एक तरीके से लोकतंत्र तो है, तो उस लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं है। जो चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको भी वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो कहते हैं कि जो लोन जो उसको ग्रांट पे कन्वर्ट कीजिए। आप देखिएगा, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वो भी जो संभाल नहीं पा रहे हैं। आप किसी वक्त काठमांडू चले जाइएगा, आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन सा देश का किधर किसका क्या क्या इन्फ्लुएंस है। तो ये जो चीजें आज नेपाल में नजर आ रही है, और प्लस यूएसए का भी एक तरीके से अपना प्रभाव उधर है, तो कईयों का मानना है ये आपसे जनरल कुलकर्णी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां के युवा कह रहे हैं कि देखिए, ये सोशल मीडिया, वेबसाइट और एप्स बंद होने से हमारा गुस्सा नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा गुस्सा है। कई लोग अटकलें तरह तरह की निकाल रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, जैसा बांग्लादेश में था, जैसे कई जगहों पर अलग अलग तरह की थ्योरीज आ रही हैं। आपको क्या दिख रहा है? कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश या उकसाने वाली बात, कुछ ऐसा जो आप इसमें समझ पा रहे हो जल्दी से? जी बिल्कुल, आप देखिएगा इजिप्ट में क्या हुआ, आप देखिए ईरान में क्या हुआ, आप देखिएगा हांगकांग में क्या हुआ, आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ।
ये सब चीजें बाहर के जो है वो वो पसंद नहीं करते। कि कहीं ना कहीं सब कोई चाहता है कि वन पॉइंट कॉन्टैक्ट रहे किसी भी देश में, और जहाँ पे वन पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहता है, वो जो देश है चाहे वो कितना भी बड़ा लोकतंत्र क्यों ना हो, वो चाहता है उसको उथल पुथल करने के लिए। और वो उथल पुथल अब देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, और बेरोजगारी के साथ साथ करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और भ्रष्टाचार में बहुत कम लोगों को उसका फायदा हो रहा है। तो ये जी नॉर्मल